हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे क्विक रिवीजन सीरीज़ का 10th डे है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। सो आइए इस चैप्टर पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ में हमें बढ़ते हुए भी ग्रोथ देखने मिलेगी और उसकी ग्रोथ कम भी हो सकती है। तो यहाँ पे ग्रोथ के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसे एनकरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जैसे नेटालिटी। नेटालिटी मतलब बर्थ रेट, ठीक है। नेटालिटी मतलब कितने न्यू बर्थ हो रहे हैं। मोर्टालिटी मतलब कितने डेथ रेट होती है, ठीक है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, उसे बोलते हैं मोर्टालिटी। इमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से, गांव से या कई और शहर से या फॉरेन कंट्रीज से हमारे कंट्रीज में सेटल डाउन हो रहे हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इमाइग्रेशन। और इमाइग्रेशन मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें जाकर कहीं और सेटल हो जाना चाहिए या फिर कहीं और जाना चाहिए, तो वो क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहे हैं हमारे कंट्री से, हमारे स्टेट से, हमारे टाउन से, किसी भी एरिया का अगर हम पॉपुलेशन ले रहे हैं तो, ठीक है। तो वहाँ से कुछ लोग अगर वहाँ से एग्जिट कर जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन मतलब आना, और मोर्टालिटी मतलब डेथ रेट, नेटालिटी मतलब बर्थ रेट। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। अब इसकी वजह से इन चारों चीज़ों, ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ पर असर देखने मिलता है। इमाइग्रेशन अगर लोग आएंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेटालिटी होगी मतलब बर्थ रेट अगर बढ़ेगा तो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। बट यहाँ पर अगर किसी का डेथ हो गया, तो किसी की डेथ हो रही है तो क्या हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है हमारी डेंसिटी पे, पॉपुलेशन डेंसिटी पे। और अगर कुछ लोग यहाँ पे आ रहे थे और कुछ लोग चले भी गए तो उसके वजह से भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिलता है, ठीक है। तो ये है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के दो मॉडल्स है। ग्रोथ दो टाइप्स में होती है, ठीक है। यहाँ पे दो मॉडल्स दिए गए हैं, एक लॉजिस्टिक दिया है और एक एक्सपोनेंशियल दिया है। दोनों के ही कर्व दिए हैं, ठीक है। तो ग्रोथ मॉडल्स, यहाँ पे जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो दिया था वर्हल्स्ट पर्ल ने, और इसका यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, उसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब क्या होता है, यहाँ पे लॉजिकल वे में कितना ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। लॉजिकली देखा जाए तो कितनी ग्रोथ हो सकती है पॉपुलेशन की, उसे कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब कोई फिक्स नंबर्स ही नहीं है, इससे सिर्फ ग्रोथ होती चली जाएगी। जैसे हमारा सेल डिवीज़न होता है, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, स्टार्टिंग में तो नॉर्मल है, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो नंबर्स में बढ़ जाएंगे और आगे जाके वो मल्टीप्लाई करते हैं तो एकदम डायरेक्टली नंबर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो यहाँ पर उसके बाद हमारा कर्व भी देखने मिलेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वेशन क्या बोलता है हमारा, ये हमारा इक्वेशन है पॉपुलेशन डेंसिटी का, ये है हमारी पॉपुलेशन, ठीक है। जब नॉर्मली हमने पॉपुलेशन सेंसस करवाया या फिर सर्वे वगैरह कराया तो हमें पता चला कि इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, बट ये पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम टू टाइम बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमने कर दिया +1, ठीक है। +1 देखने मिल रहा है यहाँ पे, ये रहा +1। एनटी क्या है हमारा, नॉर्मल पॉपुलेशन डेंसिटी था, +1 हो गया मतलब इसकी ग्रोथ हुई है। तो उसको कैसे पता लगाएंगे कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी बढ़ी है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा पॉपुलेशन कितना था। प्लस करेंगे हम किससे, बी से। बी क्या है हमारा, नेटालिटी रेट या फिर बर्थ रेट। आई इमाइग्रेशन, बर्थ रेट मतलब कितने न्यू बॉर्न बेबीज आए हैं हमारे कंट्री में, हमारे जो भी जिस जगह का एरिया का हो रहा है, और कितने लोग बाहर से सेटल डाउन हुए हैं इस जगह पर। इमाइग्रेशन माइनस कर देंगे उसको किसके साथ में, डेथ रेट के साथ में। अब कुछ लोगों का बर्थ हुआ है तो कुछ लोगों की डेथ भी तो हुई रहेगी, तो यहाँ पर उनका माइनस किया जाएगा। और इमाइग्रेशन मतलब कुछ लोग यहाँ से कंट्री छोड़कर गए भी तो होंगे, तो उनका इमाइग्रेशन, इस फॉर्मूला का, ठीक है, इस फॉर्मूला के रूप में हम अगर इक्वेशन निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी इंक्रीज हुई है, और इसी मेथड से पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली जाती है। तो यहाँ पे एक कर्व भी दिया हुआ है, ये कर्व क्या शो कर रहा है, ये जो ये वाला कर्व है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में देख रहे हो
ये यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी दी है, यहाँ पे टाइम दिया है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे नॉर्मली अभी स्टार्टिंग पे तो लोअर ही है, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी एक लिमिट पे आके ऐसे रुक जा रही है, वापस से एक लिमिट, मतलब एक लिमिटेड फैक्टर तक ही ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की, उसके बाद वो वापस से नॉर्मल लेवल पर आ गई। तो इस वाले को हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। और ये वाला हमें स्टार्टिंग में तो नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन आगे जाकर वो एकदम से ही वो बढ़ गया, ग्रोथ यहाँ पर एकदम से ही कर्व बढ़ जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन में किस किन चीज़ों का एट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन बढ़ रही है कम हो रही है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। जैसे कि पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज से पता लगा जा सकता है कि पॉपुलेशन रेट बढ़ी होगी कम होगी। ठीक है, नैटालिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशियो, बॉयज़ और गर्ल मतलब मेल्स एंड फीमेल्स का सेक्स रेशियो क्या है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एज पिरामिड्स भी दिया गया है। एज पिरामिड्स में यहाँ पर हमें कुछ ऐसा चीज़ देखने मिल रहा है, एज पिरामिड में 3 टाइप के लोग दिए गए हैं, एक प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव में वो लोग आते हैं जो यूथ से, मतलब जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स से छोटे बच्चे, जो मतलब 0 to ले सकते हैं हम 1 to 13 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, वो आते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज में। फिर रिप्रोडक्टिव एज मतलब यूथ या फिर टीनेजर्स, ठीक है, अडल्ट वाले जो होते हैं वो आते हैं रिप्रोडक्टिव एज में। पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो ओल्ड एज होते हैं, ओल्ड सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, वो आते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में। तो यहाँ पे हमें 3 टाइप का ग्राफ देखने मिल रहा है, पिरामिड देखने मिल रहा है, एक एक्सपांडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। एक्सपांड करना मतलब ये क्या होगा, एक्सपांडिंग के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, जितना नीचे आएगा उतना एक्सपांड होगा, ऊपर जाएगा तो ये कम होगा और नीचे आएगा तो एक्सपांड होगा। तो यहाँ पे जो ये नीचे वाला लेवल दिख रहा है, ये नीचे वाला लेवल क्या है, हमारा प्री रिप्रोडक्टिव एज है। प्री रिप्रोडक्टिव एज मतलब यहाँ पर न्यू बॉर्न्स की, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले पीपल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन रिप्रोडक्टिव, और रिप्रोडक्टिव की ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मतलब जितने ज़्यादा एज बढ़ती जाएगी पॉपुलेशन ऊपर जाके कम होती चली जाएगी। ठीक है, और ये वाले जो रिप्रोडक्टिव एक टाइम आएगा जब हमारा एक्सपांडिंग क्यों बोला गया है इसे, ठीक है, एक्सपांडिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि आगे चलकर ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये तो इनकी तो डेथ हो जाएगी, लेकिन हमारे जो बचते हैं रिप्रोडक्टिव वाले वो आगे चलकर कहाँ जाएंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, और प्री रिप्रोडक्टिव वाले जाएंगे रिप्रोडक्टिव एज में। मतलब ये ग्राफ, ये वाला नीचे वाला जो लाइन है, ये हमें देखने मिलेगा ऊपर, मतलब ऊपर क्या होगा, हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और नीचे की तरफ का अभी आइडिया नहीं है। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, एक्सपांड होगा। तो इसे बोलते हैं एक्सपांडिंग एज पिरामिड। उसके बाद आता है दूसरा ग्राफ। दूसरे में क्या दिया गया है हमारा, दूसरे में हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव एज नॉर्मल ही है, रिप्रोडक्टिव एज भी देखो नॉर्मल ही है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने नहीं मिल रहा है, ना ही डिक्रीमेंट देखने मिल रहा है। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वो पहले की तरह ही है। तो ये जब ऊपर जाएंगे, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले रिप्रोडक्टिव फेज में जब एंटर करेंगे, तब भी यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस देखने नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी है। ठीक है, स्टेबिलिटी है। डिक्लाइनिंग मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने मिल रहा है हमें प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या है, कम है। तो ये जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ये कम हो जाएगी, और ये रिप्रोडक्टिव एज मतलब यूथ, इस वाले एज पिरामिड के हिसाब से यूथ की क्वांटिटी ज़्यादा है फिलहाल। पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले तो उतने ही हैं, यूथ की क्वांटिटी बस ज़्यादा है। तो यूथ की क्वांटिटी जब ऊपर जाएगी तब तो ये ग्रो करेगा, लेकिन जैसे ही प्री रिप्रोडक्टिव वाली ऊपर की तरफ मूव करेगी, एंटर करेगी रिप्रोडक्टिव फेज में, तो ये क्या होगी, इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसीलिए इसे बोला गया डिक्लाइनिंग ग्राफ या फिर एज पिरामिड। तो अभी हमारा यहाँ पे ये वाला भी
ख़त्म होता है। आते हैं दूसरे टॉपिक पे जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशन इंटरैक्शन क्या होता है? यहाँ पे पॉपुलेशन मतलब यहाँ पे दो स्पीशीज़ होंगी, दो अलग अलग टाइप की स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ इंटरैक्ट करेंगी एक दूसरे से, और इंटरैक्शन की वजह से किसको बेनिफिट हो रहा है, किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है। और हो सकता है ऐसा भी टाइम आएगा जब दोनों को बेनिफिट होगा और या फिर दोनों को लॉस होगा। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं। नेम ऑफ इंटरेक्शन, कौन कौन सा टाइप का इंटरेक्शन देखने मिल रहा है। स्पीशीज ए और बी दिया गया है, ठीक है। तो पहला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में देखने मिल रहा है कि दोनों को बेनिफिट होगा। तो म्यूचुअलिज्म में जैसे कि हमारा एग्जांपल ले सकते हैं लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? एल्गी एंड फंगी का कॉम्बिनेशन। जब एल्गी और फंगस दोनों कॉम्बिनेशन कंबाइन करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, तब उनके उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो अभी एल्गी ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्योंकि उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है। लेकिन फंगस वो हमारा नॉन ग्रीन है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, लेकिन वो एक काम कर सकता है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, जो कि हमारा एल्गी नहीं कर सकता है। तो मतलब यहाँ पर हमारा एल्गी जो है वो क्या करेगा? फूड प्रिपेयर करेगा, लेकिन फूड प्रिपेयर करने के लिए उसको चाहिए नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन लाने का काम कौन करता है? फंगस। फंगस नाइट्रोजन देगा और हमारा एल्गी उसको लेगा, फिर उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और दोनों अपने चीज़ों को क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं, इससे दोनों फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। उसके बाद आता है दूसरा टर्म हमारा आता है कंपटीशन। कंपटीशन क्या हो रहा है? कंपटीशन में देख रहे हो एक स्पीशीज़ और दूसरी स्पीशीज़ दोनों को ही नेगेटिव फीडबैक देखने मिल रहा है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, मतलब दोनों को ही लॉस हो रहा है इसमें, स्पीशीज़ ए को भी और स्पीशीज़ बी को भी। कैसे? दो चीज़ compete कर रही है एक दूसरे के साथ में, ठीक है, लड़ रही है, झगड़ रही है, तो दोनों को चोट आ सकती है। इससे जो चीज़ मिलने वाली होगी वो भी नहीं मिलेगी, हाथ से चली जाएगी, तीसरा कोई आएगा बाजी मार के लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखने मिल रहा है हमें दोनों का ही लॉस हो गया कंपटीशन में। दूसरा है प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या होता है? प्रीडेशन में हमें देखने मिल रहा है स्पीशीज़ ए को फ़ायदा मिल रहा है, बेनिफिट हो रहा है, और स्पीशीज़ बी को लॉस हो रहा है, ठीक है। स्पीशीज़ बी को यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस देखने मिल रहा है, मतलब एक स्पीशीज़ बेनिफिट में रहेगी, दूसरी स्पीशीज़ लॉस में रहेगी प्रीडेशन में। तो प्रीडेशन क्या होता है? हंटिंग, शिकार करना। शिकारी शिकार कर रहा है, तो जो भी जिसका भी शिकार कर रहा है वो प्रीडेटर, ठीक है, उसकी तो मौत हो गई, उसको लॉस हो गया, लेकिन बेनिफिट किसको हुआ? शिकारी को, क्योंकि उसने उसका शिकार करके वो उसको लेके जा रहा है, ठीक है, तो उसमें उसका बेनिफिट हुआ, और जो हमारा बेचारा जो मारा गया है वो क्या हुआ? उसको लॉस हो गया। चौथा है हमारा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को लॉस हो रहा है। तो पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स पता है? पैरासाइट्स क्या करते हैं? थ्री टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टो पैरासाइट्स, एंडो पैरासाइट्स और ब्रूड पैरासाइट्स, ठीक है। तो एक्टो पैरासाइट्स वो चीज़ होती है या वो स्पीशीज़ जो खुद खाना नहीं प्रिपेयर करेगी, खुद अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर नहीं करेगी, और वो दूसरे का न्यूट्रिशन जाकर एब्जॉर्ब करेगी और खुद को ग्रो करेगी। तो यहाँ पर वो खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर रही है और दूसरों से न्यूट्रिशन ले रही है, मतलब दूसरों का खाना छीन के खा रही है, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं? जो आपकी बॉडी के सरफेस के ऊपर ही, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लाइस ले सकते हैं, या फिर लीच, जो आपकी बॉडी के सरफेस के ऊपर आती है और बॉडी के सरफेस के ऊपर से ही ब्लड ले रही है, ठीक है, ब्लड ले रही है एज अ मील, और इसके वजह से आपका लॉस हो रहा है क्योंकि आपका ब्लड जा रहा है, और फ़ायदा बेनिफिट किसको मिल रहा है? लाइस को या फिर लीच को, ठीक है। उसके बाद एंडोपैरासिटिज्म आता है, दूसरा टाइप जो देखने मिलता है हमें पैरासाइट का, एंडोपैरासिटिज्म कहते हैं उसे। एंडोपैरासिटिज्म क्या होता है? जो आपकी बॉडी के अंदर जाए और फिर बॉडी से न्यूट्रिशन ले, जैसे कि एस्कैरिस, स्टमक के इंटेस्टाइन में एस्कैरिस आ जाती है, तो वो स्टमक के इंटेस्टाइन से क्या निकालती है? ब्लड निकाल कर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो इसके वजह से पेट में स्टमक में क्रैम्प्स उठने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं एंडोपैरासिटिज्म, मतलब आगे बॉडी के अंदर एंटर करके वो क्या कर रही है? वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रही है। और तीसरा है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड जो है वो
कोयल वाला है, कोयल एंड द क्रो वाला, ठीक है। तो कोयल ऐसी पक्षी है, ऐसी बर्ड है जो खुद का कभी घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है। तो जब उसको एग रिलीज़ करना होगा, एग देना होगा, तो उन अंडे को संभाल के रखने के लिए भी उसको जगह चाहिए। तो वो उस खुद का घोंसला बनाने के बजाय वो क्या करती है, क्रो के घोंसले में अपने एग को रिलीज़ कर देती है। और क्रो को पता नहीं चलता है कि वो कोयल का एग है, और वो उसको अपना एग समझकर उसकी देखभाल करते रहता है जब तक वो हैच नहीं हो जाती। और हैच होने के बाद उसकी देखभाल करता है जैसे कि वो उसी के ही बच्चे हैं। तो बाद में उसे पता चलता है कि ये कोयल का बच्चा है, जब वो कोयल की तरह आवाज़ निकालने लगता है। तो इसे बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। मतलब वो ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, खुद न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है जाके, लेकिन अपने बेबीज को न्यूट्रिशन दिलवा रहा है दूसरों से। तो इसे बोलते हैं हम ब्रूड पैरासिटिज्म। सो हमारा यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का भी चैप्टर ख़त्म होता है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का भी चैप्टर यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल दैट कीप ऑन रिवाइज।